साथियों, आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या आप दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम समझेंगे फसल क्या होता है, उत्पादन और प्रबंधन क्या होता है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, पर यहाँ एक सवाल है, क्या मनुष्य भोजन अपना खुद बना लेते हैं? तो मनुष्य तथा जंतु अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। इसलिए फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। साथियों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है। कृषि से ही अपना वो जीवन निर्वाह करती है। यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। अगर हमें रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया और हमें मकान मिल गया तो समझिए कि हमें सब कुछ मिल गया। हमारे लिए बहुत जरूरी है 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? क्या सालों भर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो साथियों, अब हम समझते हैं कि फसल क्या होता है। तो फसल बड़े भूभाग में उगाए जाने वाली उपयोगी पौधे होते हैं जिन्हें हम फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि। इन सभी को फसल कहते हैं। साथियों, यहाँ पे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है और उसे अलग अलग समय में उसे काट ली जाती है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि भूमि की जुताई, बुआई और सिंचाई करके फसलों को उगाने की प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं उत्पादन। तो उत्पादन किसी फसल, उत्पाद या वस्तु को तैयार करने या उगाने की प्रक्रिया को हम उत्पादन कहते हैं। बाद हम समझते हैं प्रबंधन। तो प्रबंधन किसी चीज को सही तरीके से संचालित करने, देख रेख करने और इसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया को हम प्रबंधन कहते हैं। मतलब एक अच्छे तरीके से उसको हम सही ढंग से देख रेख करें, उसको सही तरीके से ढंग से रखें, इस मैनेजमेंट को हम प्रबंधन कहेंगे। कृषि प्रधान देश क्या होता है? तो वह देश जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है और अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका होती है, उसे हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारा बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे जितनी भी जनसंख्या है, यहाँ पे लगभग जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ समझते हैं कि फसल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो फसलों के प्रकार में पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल वे फसलें होती है जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी जून में बोया जाता है और इसे अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन इत्यादि। वहीं दूसरे है रबी फसल। दूसरा रबी फसल है, इसे वे फसलें हैं जो शीत ऋतु यानी नवंबर में इसे बोया जाता है और अप्रैल के महीने में इसे काट ली जाती है। जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों इत्यादि। वहीं फसलों के प्रकार में तीसरा प्रकार है जायद फसल। ये वे फसलें होती है जो ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च में इसे बोया जाता है और जून में इसे काट ली जाती है। जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां इत्यादि। तो ये क्या है? फसलों के मुख्य प्रकार हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। यह स्थिति लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक बना रहा। वह भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे और इनका विचरण समूहों में हुआ करता था। मतलब लोग एक जगह पे एक नहीं रहते थे, उन लोग बहुत सारे जुट बनाकर चलते थे, है ना। और वे कच्चे फल, कंदमूल, सब्जियां खाते थे और जंगली जानवरों को भी उन लोग शिकार करके खाते थे। उन
जंगली जानवरों को वो कच्चे खाते थे, उन्हें पकाने के लिए कोई आइडिया नहीं था। वो बहुत सालों के बाद उन्होंने ये सब सीखा। तो दोस्तों इसी क्रम में बीजों से पौधे को उगते हुए उन्होंने देखा और उन पौधों से बीज को उत्पन्न होते देखा। फिर उसी प्रकार से क्या हुआ, कृषि की शुरुआत हुई। तो दोस्तों अब मनुष्य एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगा है और इसमें बहुत बड़ी कृषि की भूमिका है। तो साथियों एक प्रश्न है, क्या आपको मालूम है कि फसल किस प्रकार उगाई जाती है? फसल उपजाने के लिए किस प्रकार तैयारी की जाती है? आप अपने बड़ों से या बुजुर्गों से पता कीजिए और अच्छी प्रकार से फसलों को कैसे उपजाते हैं आप उसे कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों अच्छे फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित चरण हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बीजों का चयन, तीसरा है बुआई, चौथा है सिंचाई, पांचवा है निकौनी, छठा है कटाई और सातवां गहाई, उसाई एवं सफाई और आठवां है भंडारण। ये कुल 8 ऐसे चरण हैं जिसमें फसलों को उत्पादन से लेकर के उसका भंडारण तक किया जाता है। अब हम इसको एक एक कर समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना मतलब फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई के लिए हम परंपरागत उपकरण को लेते हैं, जैसे हल के द्वारा हम खेतों को जोतते हैं और उसे उपजाऊ बनाते हैं। आज हम ट्रैक्टरों या फिर अनेक प्रकार के मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं खेतों को जोतने के लिए। पहले के समय में हम हलों से खेतों को जुताई करते थे, जिसमें एक जोड़े बैल की मदद ली जाती थी, यानी 2 बैल होते थे और उसमें हल लगाया जाता था और हल के द्वारा उसको खेतों को जोता जाता था। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि खेतों की जुताई किस प्रकार से होती है और एक जो हल होता है किस प्रकार का होता है, किसान कैसे खेत को जोतता है। तो ये सब आप यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। दोस्तों आप ये पैराग्राफ इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल जाते हैं, इन्हें तोड़ने के लिए पालट या चौकी का प्रयोग किया जाता है। आप ये अगर गांव में रहते हैं तो आपको इसे पूरी तरीके से इसे पता होगा। फिर भी अगर आपको इसको समझना है तो इसे आप पॉज करके पढ़ लीजिए। अब दूसरा चरण है बीजों का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी अच्छी फसल के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। साथियों एक प्रश्न है, तो अच्छे बीजों का चयन चुनकर और फटक कर तो करते ही हैं लोग, जैसे अगर खेतों में बीजों को बोते हैं उससे पहले फटक कर या चुनकर उसे अच्छी तरीके से बीजों को रख लेते हैं। फिर भी क्या और भी कोई तरीका है जिससे स्वस्थ बीजों को चयनित किया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरा चरण है बुआई यानी सोइंग। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। साथियों क्या आपने बीजों की बुआई करते किसानों को देखा है? और चौथा है सिंचाई। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वे पानी में घुलित होती है, जो पौधों के जड़ों तक विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। साथियों उससे पहले हम अब समझते हैं खाद एवं उर्वरक, यूज ऑफ मेजर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब कभी कभी आपने देखा होगा किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक डालते हुए। वो खाद डालते हैं ताकि उसमें अच्छी तरीके से उर्वरकता आ जाए, अच्छी तरीके से फसल हो सके। खाद एक कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट होते हैं, जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। साथियों यहाँ हम समझते हैं खाद और उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो उर्वरक एक प्राय अकार्बनिक लवक है, वही खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। जैसे गोबर एक क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त ये सभी होते हैं जो खाद कहलाते हैं। वही उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है,
पर खाद का उत्पादन खेतों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, परंतु खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। वहीं उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है, वहीं खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। तो दोस्तों ये थे खाद और उर्वरक में अंतर। दोस्तों एक प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका होती है और वर्मी कंपोस्ट से क्या लाभ है। यहाँ हम समझते हैं जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अच्छे फसल उत्पादन के लिए पांचवा चरण जिसमें निराई होता है यानी वीडिंग। खरपतवार एवं अवांछनीय पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ जल, स्थान और पोषक तत्वों के लिए रोकते हैं। इसलिए निराई बहुत जरूरी है। खेतों में निराई करके ही फसल की अच्छी उत्पादन की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि फसल जैसे ही हम उसमें उगाते हैं उसमें घास, पुआल ये सभी आ जाते हैं, तो उसको हटाना और घासों को भी हटाना ये सब निराई कहलाता है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को ही हम निराई कहते हैं। इसके बाद आता है फसल की कटाई। फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को हम कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पर हम हंसिए से काटते हैं, जबकि बड़े स्तर पर हम भूबर, सीपर एवं हार्वेस्टर से काटते हैं। साथियों कटाई पर्व किया जाता है। कटाई पर्व क्या होता है? तो हमारे देश में फसल कटाई के समय को उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसे हम कटाई पर्व कहते हैं। जैसे किसान बहुत अधिक मेहनत करके फसलों को बोता है और उसे 3-4 महीने बाद उसे कटाई की जाती है, इसलिए लोग खुशी से झूम उठते हैं, खुशी से अपना गाते हैं और इसी खुशी में लोग कटाई पर्व मनाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दीपावली, बिहू, ये सभी जो हैं कटाई पर्व हैं। कटाई पर्व के दौरान ही ये सभी हम त्योहारों को मनाते हैं। इसके बाद सबसे अंत में होता है भंडारण यानी स्टोरेज। फसल की कटाई के बाद उसे उन अनाजों को हम भंडारण करते हैं। उनका भंडारण करना बहुत जरूरी है। पर साथियों भंडारण करने समय एक बात बहुत जरूरी है कि जब अनाज में नमी ना हो और उसे खराब होने या जीवों द्वारा आक्रमण से उसका बचाव किया जाए। भंडारण करते समय अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए कि हमारा जमीन है जो नमी तो नहीं है, या फिर हमारा उसमें जहां पे हम रखने वाले भंडारण करने वाले हैं वो इलाका कीड़े मकोड़े से तो भरा हुआ नहीं है, क्योंकि जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए भंडारण से पहले अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी है ताकि उसकी नमी समाप्त हो जाए। तो साथियों हमारे देश में भंडारण के लिए अनेक प्रकार के रखने की जगह होती है। जैसे कोठरियों में हम छोटे कोठरियों में अपने घरों में रखते हैं, बोरों में रखते हैं, धातु के बड़े पात्र में रखते हैं। तो इन सभी चीजों में हम क्या करते हैं, अपना भंडारण करते हैं, यानी अनाजों को हम रखते हैं। तथा वहीं जो केंद्र सरकार या जो राज्य सरकार होती है वो खादों को रखने के लिए यानी भंडारण करने के लिए, अनाजों को भंडारण करने के लिए उन लोग क्या करते हैं, भारतीय खाद्य संस्थान जिसको हम FCI के नाम से जानते हैं, यहाँ पे फसलों को स्टोर करते हैं। उन सभी गोदामों में ही फसलों को रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको FCI के बारे में जानना है तो आप FCI के पास जाएं। FCI एक ऐसा भंडारण स्थान होता है जहां पे फसलों को अच्छी तरीके से, सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। आप इसे जाकर पता कर सकते हैं कि FCI के गोदामों में अनाजों का भंडारण किस प्रकार से होता है और उसे किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझे कि फसल और उसका उत्पादन एवं प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो और आपको लगता है कि आगे का भी चैप्टर मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।